स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बाड़ेबंदी की सियासत निगमों तक आई हुई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से बाड़ेबंदी हुई है। हालांकि सियासत में खुलकर बाड़ाबंदी इसे स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन बाड़ाबंदी होती जरूर है। कोटा दक्षिण में उप महापौर के लिए रोचक मुकाबला होने की संभावना है। जयपुर हेरिटेज में मुकाबला रोमांचक हो सकता है। जोधपुर में बाड़ाबंदी चौंका रही है, क्योंकि यहां दोनों निगमों में स्थिति साफ है। बाड़ेबंदी की सियासत पर आज बात करेंगे। ऐसा भी क्या डर, सब निपटे तो जाए घर। पॉलिटिकल टूरिज्म कब तक? क्या अपनों पर भरोसे की कमी? विकास की सियासत, बाड़ेबंदी की नौबत। कब खत्म होगी बाड़ेबंदी की सियासत? अब डिप्टी मेयर के लिए बाड़ेबंदी। और इस वक्त मेरे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और कोटा से वरिष्ठ पत्रकार मनोहर पारीक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आशीष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि पार्टी की रीति नीति और लोगों की सेवा करना सिखाने के लिए आपने पार्षदों को होटल में रखा, लेकिन क्या इतने दिन लगते हैं रीति नीति सिखाने में? इतने कमजोर छात्र हैं आपके पास? देखिए स्वप्निल जी, अभी आप कह रहे थे कि पार्टियां बाड़ेबंदी का प्रयोग सामान्यतः नहीं करती हैं, उसको प्रशिक्षण का नाम दिया जाता है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे इसमें कोई मतलब स्वीकार करने में नहीं है। ये अब जो बाड़ेबंदी हम कर रहे हैं, इसका मूल कारण ये है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। आप देखिए किस तरह से हमारे जो लोग मध्य प्रदेश में थे, कोटा के लोग, और पुलिस जाती है वहां पे, धरपकड़ करने जाती है, एक निर्दलीय पार्षद के फादर को लेके जाती है रात में। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो सत्ता का, धनबल का जो दुरुपयोग कर रही है, उससे हमको अपने पार्षदों को बचाना पड़ेगा। और हमारे पार्षद बिल्कुल भरोसे में हैं। नहीं तो जिस दल की सरकार है वो दूसरे प्रदेशों में आपको छू नहीं पाती, यहाँ कुछ तो दम होगा जो आप उनसे डर रहे हैं। नहीं, दूसरे प्रदेशों में छूने वाली बात नहीं है। देखिए, यहाँ डरने वाली बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि सत्ता का जब आप दुरुपयोग कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश ही जा रहे हैं आप राजस्थान पुलिस को लेकर के, तो अगर हमारे पार्षद राजस्थान में ही होते तो आप क्या करते? आप देखिए, एक प्रकरण हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, जब इन्होंने विधायकों की बाड़ेबंदी की थी राज्यसभा चुनाव के दौरान पे। तो एक बीटीपी का विधायक था राजकुमार रोत, उसके आपने वीडियो देखे होंगे कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना चाह रहा था, पुलिस ने 4 गाड़ियां लगा ली। और वो विधायक की जब ये स्थिति कर सकते हैं, पर वो तो उनके साथ फिर भी खड़े रहे। कर सकती है सरकार, बताइए आप। नहीं, खड़े रहे वो ठीक है, लेकिन वो वीडियो आया नहीं आया? आपने वीडियो देखा नहीं? देखा? नहीं, वीडियो आया। देखिए मुझे डर, मेरा सवाल दरअसल कहां जाना चाहता है वो मैं सीधे बोल देता हूं। देखिए, सियासत में ऐसे तो बहुत सी कहावतें प्रचलित हैं, लेकिन एक कहावत मैं आज दे देता हूं, और प्लीज बुरा मत मानिएगा। कुछ चीजें हेल्दी वे में भी होनी चाहिए, तो उसको सिर्फ एक मामूली कटाक्ष ही समझें। सियासत में मुझे लगता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे बीजेपी, लेकिन इस बार वो कहीं पहुंच नहीं पाई, बल्कि इस डर में रही कि कहीं कोई हम तक ना पहुंच जाए। नहीं, देखिए, आपको इस जो चुनाव है नगर निगम के, इसमें समझना पड़ेगा कि सत्ता पक्ष हमेशा निर्दलियों को साधने में और दूसरी पार्टी में सेंध लगाने में सफल रहती है, क्योंकि एक प्रलोभन भी होता है, सत्ता की शक्ति भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई तोड़फोड़ की। जहां हमारी मेजोरिटी थी वहां हमने निश्चित रूप से मेयर बनाए हैं, वहां हमारे पे कोई इन्होंने हमको डैमेज नहीं कर पाए हैं। अगर हम बात करें जयपुर ग्रेटर की, तो हमें जितने मत कोटा में डैमेज हो गया सर, हमारी पार्टी से ज्यादा मत मिले हैं। हमें 11 निर्दलियों का समर्थन मिला है। कोटा में एक तो कुछ गड़बड़ हुआ है। हमारे 36 हमको 39 मिले हैं। हाँ, लेकिन एक क्रॉस वोटिंग की बात वहां हवाओं में, और इसीलिए शायद बाड़ाबंदी की जरूरत थी। 36। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि जोधपुर में इतना दम्भ भरने के बाद वहां बाड़ाबंदी क्यों? वहां पर 36
नहीं देखिए, बाड़ाबंदी तो हम कह रहे हैं ना, बाड़ाबंदी क्यों की जा रही है? बाड़ाबंदी इसलिए की जा रही है क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी इंटेंशन सही नहीं है। वो ठीक है। कहीं ना कहीं तोड़फोड़ ठीक है। करके किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि हम 6 में से 6 बना लें। ठीक है, लेकिन हमने उसको सफल मैं नहीं बताना होने चाहता हूँ दिया। अपने हमारा दर्शकों को, मेरे दायित्व साथ बनता है कांग्रेस कि नेता हम जो सत्येंद्र हमारे भारद्वाज जी पास भी जुड़ प्रोटेक्ट चुके हैं। करें। सत्येंद्र जी देखिए, जी स्वागत करता हूं सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। आप सत्ता में है इसलिए वो डरे हुए हैं। नमस्कार। आपके पास तमाम तरह के सबूत होते हैं, कायदे से उन्हें डरना चाहिए, लेकिन डरे हुए आप भी थे। आपको भी लोगों को सेट करके रखना पड़ा, यहां तक कि जोधपुर में भी आपको बाड़ाबंदी करनी पड़ी। ये बात तो समझ से ही बाहर है, इतना कंफर्टेबल नंबर होने के बावजूद। देखिए स्वप्निल जी, स्वप्निल जी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का एक तरीका रहता है बाड़ेबंदी करने का, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जिससे कि दूसरे लोग भी बाड़ाबंदी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले राज्यसभा के चुनाव से पहले सरकार गिराने के लिए बाड़ाबंदी करी। उससे पहले भी बाड़ाबंदी ये करते हैं। भैरव सिंह जी की जब सरकार थी तब भी बाड़ाबंदी हुई थी। मैं ये बोल रहा हूं, कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो तोड़फोड़ की राजनीति वो करती है, जो अगर वो बाड़ाबंदी आपसे डर कर कर रहे हैं तो आप किससे डर कर बाड़ाबंदी कर रहे हैं? सत्ता में तो आप है ना। नहीं, हम इनसे डर के हम इनसे डरे हुए नहीं है। तो आप अपने लोगों से डरे हुए हैं। परंपरा चालू नहीं करी है, उस परंपरा को हम अपने लोगों से भी नहीं डरे हुए। डरे हुए तो ये लोग हैं, ये कहते हैं कि साहब सरकार, आप डरे हुए हैं ना कि आपके लोग टूट सकते हैं। आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो टूट सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें रखना पड़ेगा। हम डरे हुए नहीं है। हमारे बाड़ाबंदी का दूसरा उद्देश्य होता है। हमारा बाड़ाबंदी का उद्देश्य मतदान को लेकर नहीं होता। हमारा बाड़ाबंदी का उद्देश्य जो होता है वो एक प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। हमारा बाड़ाबंदी का जो उद्देश्य होता है, जो नए पार्षद आए हैं उनको सर, ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको 10-10, 12-12 दिन का प्रशिक्षण देना पड़ता है? मैंने ये सवाल बीजेपी से भी पूछा कि आपको 10-12 दिन लग गई पार्टी की रीति नीति सिखाने में। भाई वो तो जनसेवा के लिए आए, जनसेवा करेंगे। इसके अंदर अगर एक साथ सारे जीते हुए, अगर एक जनसेवा का मौका मिला है, जनसेवा का करेंगे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। जनसेवा के लिए जनता ने उनको चुना है। राजस्थान की जो लोकप्रिय सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उनको उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। इसमें कौन सी बात है? कड़ी से कड़ी जोड़ी है राजस्थान की जो सरकार है उसके लिए कांग्रेस के पार्षद दोनों जीत के। ठीक है, कहाँ गलत बात है इसके अंदर? ठीक है। मनोहर पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हो क्या गया कि अगर बाड़ाबंदी मेयर चुनाव तक भी रहती तो मैं समझ सकता था, लेकिन अब जब डिप्टी मेयर तक के लिए भी हमें बाड़ाबंदी की तस्वीरें दिख गई तो इसका मतलब यह है कि जो परफॉर्मेंस कांग्रेस कर रहा वो उस चीज पर डेंट लगते नहीं देख सकती, उनकी मजबूरी है। और बीजेपी के लिए अब ये साख नहीं बल्कि लाज बचाने का मौका है, इसलिए वो भी बाड़ाबंदी से दूर नहीं रह सकती थी। ये लड़ाई ओवरऑल टोटल डिप्टी मेयर तक खिंचा गई। बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अपनी लाज बचाने के लिए बाड़ाबंदी पर उतरी है। कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बाड़ाबंदी पर उतरी है। उन दोनों परिस्थितियों में बाड़ाबंदी का मुख्य कारण दोनों ही दलों के नेताओं को अपने पार्षदों पर कोई विश्वास नहीं है और दोनों अविश्वास कर रहे हैं, इसलिए उनको घेर करके अपनी ओर इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण ये भी, नतीजा ये भी निकलता है कि बाड़ाबंदी के कारण जहां पार्षद अपने आप को घुटन महसूस करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, दोनों ही दलों में बाड़ाबंदी से पार्षद अपने आप को घुटन महसूस करते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि आखिर उनको पार्टी पे भरोसा क्यों नहीं है। पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो पार्टी के साथ है। कोटा में जितने प्रत्याशी कांग्रेस के जीते उतनी भारतीय जनता पार्टी के जीते। दोनों के बरोबर तोड़-फोड़ तो निर्दलीय में हुई है। निर्दलीय के आधार पर सरकार बनी है। कोटा में महापौर जो बना निर्दलीयों ने बनाया। दोनों पार्टी के पार्षद बराबर रहे। नहीं, लेकिन कांग्रेस दम भर रही थी इस बात का। मनोहर जी, हमारे लाइव कार्यक्रम में भी कांग्रेस के कई चेहरों ने कहा, आज सुबह भी वो ये बात कहते नजर आए कि हमें बीजेपी का एक वोट मिला है, बीजेपी को अपने अंदर झांकना चाहिए। तो क्या कांग्रेस तोड़फोड़ करने में सफल रही थी? बीजेपी का निर्दलीय का वोट कांग्रेस तोड़फोड़ करने में सफल आज भी हो सकती है कि आज भी ऐसी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद टूट सकता है। इसी रूमर चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, महापौर के चुनाव अब देखिए एक खबर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये खबर खासकर आशीष जी आप बेहद ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस के अब्दुल करीम
विजेता घोषित हुए हैं। दरअसल एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट रहा है आज जोधपुर नॉर्थ में। बीजेपी को झटका मिला है क्योंकि प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया क्योंकि प्रस्तावक नहीं था। तो आशीष जी, प्रस्तावक कहां था? देखिए जोधपुर नॉर्थ की अगर हम बात करें तो जोधपुर नॉर्थ में तो वैसे भी कांग्रेस के पास अच्छी खासी मेजोरिटी है। वहां मेयर भी कांग्रेस बनाने में सफल रही है। और जहां तक जोधपुर दक्षिण की बात है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी है। अभी सत्येंद्र जी बोल रहे थे कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात, तो कड़ी से कड़ी अगर आप जोड़ते तो आप 6 के 6 निगमों में मेयर बनाते ना। फिर आपने 6 में से 4 बनाए हैं। नहीं भाई, 6 में से 4 तो अच्छा परफॉर्मेंस है। कम ऑन, कभी कभी तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भी बात करनी चाहिए आशीष जी। 6 में से 4 कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। स्वप्निल जी नहीं, स्वप्निल जी ये दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है कि जिसकी सरकार सभी जगह बनाती है मेयर। मेरे को बीच में नहीं बोलना सभी जगह मेयर चाहिए। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, मेरे को थोड़ी देर उनसे बात कर लेना। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि वो उनके प्रस्तावक कहां गए जोधपुर नॉर्थ में? या तो आपने सरेंडर किया है या आपके प्रस्तावक बाड़ाबंदी में ही रह गए, या अगर बाहर से कोई प्रस्तावक बनने वाला था तो वो आया नहीं। ये तो इनडिसिप्लिन है ना। नहीं स्वप्निल जी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं अभी आपको कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस बारे में। ठीक है, लेकिन जो बात आप कर रहे थे, देखिए आपने कहा कि 10 में से 6 कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात है। अब बिहार में भी आप बस ये समझ लीजिए कि 1-2 कदम एक्स्ट्रा चल के ही कड़ियां जोड़ पाए। तो फिर अगर 6 में से 4 खराब है तो फिर वो भी खराब है। क्या हम ऐसा एनालिसिस देखेंगे? नहीं, देखिए आपको दोनों चीजों में अंतर समझना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी राजस्थान में सरकार होती है, आप 2009 में जो निगमों के चुनाव हुए थे उसमें सभी जगह कांग्रेस का मेयर बना था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जगह अपने मेयर बनाए थे। आज की हम बात करें तो अभी 9 के चुनाव हो चुके हैं, 9 निगमों के 9 में से 4 पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर काबिज है और 5 पे कांग्रेस का काबिज है। तो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। ये ट्रेंड से उलट करके रिजल्ट आए हैं। ट्रेंड राजस्थान में नहीं, लेकिन इसको आप इस रूप में भी देखिए ना कि अभी तक तो आप ही आप थे शहर के चौधरी आपको कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस ने कुछ हद तक वो चौधराहट कम कर दी। नहीं, ये एक्चुअली क्या है स्वप्निल जी, यही मैं कह रहा हूँ आपको। क्या है, आप थोड़ा सा देखिए, मेरी बात को आप सत्य मत मानिए, आप केवल आंकड़ों पे जाइए। ठीक है। 2009 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 6 निगम थे, 6 के 6 मेयर कांग्रेस के थे। तो उस टाइम पे फिर कहां चली गई थी बताइए? शहरों की सरकार कहां चली गई थी बताइए? वो परफॉर्मेंस कांग्रेस क्यों नहीं रिपीट कर पाई अभी? ठीक है, मैं तो आंकड़ों पे जाइए ना आप। नहीं, मुझे खुशी है कभी कभी अगर राजनीतिक दल एक दूसरे के लोगों को अपना माने। जैसे 2009 में जब आप 6 मेयर की बात कर रहे हैं तो उनमें से एक ज्योति खंडेलवाल भी थी। मुझे खुशी है कि उन्हें आप अपना मान रहे हैं, लेकिन ठीक है, उस समय फॉर्मूला अलग था। मैं कह रहा हूं उस समय फॉर्मूला अलग था। 6 मेयर कांग्रेस के थे, ठीक है, वो टाइम से ही। ठीक है, फॉर्मूला अलग था। सत्येंद्र जी, अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जो बात आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे ये समझाइए कि आप इतने एक्साइटेड मोड में रहे, पूरे चुनावों को लेकर आप कॉन्फिडेंट रहे, यहां तक कि ठीक है आपने परिसीमन अपने फायदे के हिसाब से नहीं किया, लेकिन फायदा ऑटोमेटिक आपको मिलता चला गया। आपके एक धड़े में नाराजगी भी नजर आई कि भाई मुस्लिम मेयर क्यों नहीं, या मुस्लिम डिप्टी मेयर ही क्यों, मेयर क्यों नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद इतने एक्साइटमेंट फ्लेवर में अगर आपको पार्षदों को कमरे में रखना पड़े सिर्फ कुछ क्लासेस देने के लिए, यह बात इतनी आसानी से गले के नीचे उतरती नहीं है सत्येंद्र जी। स्वप्निल जी, मैं पहले कहना चाहता हूं, आपकी बात का जवाब दूंगा। उससे पहले जो अभी आशुतोष जी बोल रहे थे कि राजस्थान के अंदर सरकार में कांग्रेस पार्टी की है, इसलिए रिजल्ट्स वो वैसा चाह रहे थे। उन्होंने सत्यता को स्वीकार कर लिया। बिहार की बात को लेते हुए जो आपने उनसे प्रश्न पूछा था, उन्होंने एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो स्वीकार कर लिया कि बिहार के अंदर जो अगर कहीं सरकार बन रही है तो केंद्र सरकार का उनको कहीं न कहीं कोई मैं उस पे प्रश्न ठीक है, वो छोड़ देते हैं। वो कल का पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है, दिन भर उसी पर हुई है। आज अभी आपकी बाड़ाबंदी आ जाइए इस विषय पर। नहीं, हमारी बाड़ाबंदी कोई नहीं है। हमारी बाड़ाबंदी के पीछे मात्र एक उद्देश्य है कि हमारे जो पार्षद नए चुने हुए हैं उनको प्रशिक्षित करना, मतदान के लिए उनको प्रशिक्षित देना कि मतदान किस तरह किया जाए। नहीं, देखिए सर, सत्येंद्र जी, देखिए फिर आप आपने अभी जो लॉजिक दिया उस लॉजिक के हिसाब से मुझे समझाइएगा। आपने जोधपुर में 82 पार्षदों को बाड़ाबंदी में रखा, जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ पार्षद नहीं है ना? तो कुछ को क्यों छोड़ दिया?
या फिर कुछ एक्स्ट्रा जहां पर आप मजबूत थे वहां के भी लाकर रखने की जरूरत पड़ी, क्यों? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे बीजेपी के जो प्रवक्ता ये बता रहे थे कि बाड़ाबंदी में जबरदस्ती हुई, एक डीटीपी के विधायक थे, उनके साथ में पुलिस की गाड़ियां लगी, ये लगी। बाड़ाबंदी के अंदर हमने किसी भी हमारे पार्षद को जंजीरों से पकड़ के नहीं बुलाया है, वो अपनी स्वतः इच्छा से आया है। पार्टी का एक दिशा निर्देश था कि इस दिन आपको इस अमुक होटल के अंदर रह के प्रशिक्षण लेना है, तो अपनी इच्छा शक्ति के साथ में आया। कोई हमारी बाड़ाबंदी को कोई बल के ऊपर नहीं थी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग बल के ऊपर बाड़ाबंदी करते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। अच्छा, तो मैं बाड़ाबंदी को बहुत एक सहज प्रक्रिया के रूप में मैं यहाँ स्वीकार करता हूँ। ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र जी, मैं आपकी बात भी आ गई। मनोहर पारीक जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब ये बाड़ाबंदी, ये वो एक कुरूप चेहरा रहेगा जो हमेशा रहेगा कि हमें अपनों पर भरोसा तो पूरा है लेकिन दूसरे से डर ज्यादा वाला। मनोहर जी, भरोसा तो इनका अपनों से टूट ही चुका है, अपनों पे टूट चुका है, खुद पे ही भरोसा नहीं है। ऐसी स्थिति में इनको बाड़ाबंदी करनी पड़ती है और प्रशिक्षण का ये नाम लेते हैं के बाद भी इनको प्रस्तावक इनके खुद को नहीं मिल पाए। वहाँ जोधपुर में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, वो इस बात का प्रतीक है कि बाड़ाबंदी में प्रशिक्षण कहाँ हुआ। यदि प्रशिक्षण होता तो इनको प्रस्तावक मिल जाते। ऐसी स्थिति स्पष्ट जगाती प्रशिक्षण के नाम पर ये अपनी एकजुटता और ताकत बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों दलों में ये बीमारी फैल चुकी है बाड़ाबंदी की, और उसके दुखद परिणाम आएंगे, कभी सुखद परिणाम नहीं आ सकते कि दोनों दल एक ही राह पर चल चले और दोनों दलों की चाल चलन एक जैसा नजर आता है। हाँ, और बड़ी अजीब बात यह है कि फिर हमें ये विश्वास करना होता है कि अब प्रशिक्षण मिल गया होगा, अब शायद वो हमारा भला कर दें, है ना? आप उम्मीद तो यही करते हैं। प्रशिक्षण कहाँ मिलता? वहां तो केवल बाड़ाबंदी में अपनी एकता को बताने का प्रयास करते हैं, प्रशिक्षित तो करते ही नहीं। यदि प्रशिक्षित करते तो प्रस्तावक नहीं मिल जाते इनको जोधपुर में। इसे प्रशिक्षण के नाम पर एकजुट अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, और ये स्थिति दोनों दलों में बनी हुई है। अच्छा, ठीक है। तो मैं इसी बात पे पूछना चाहता हूँ, आशीष चतुर्वेदी जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चलिए, दो निगम ऐसे रहे जहां आपके मेयर बने, दो निगम ऐसे रहे जहां आपके मेयर बने, वहां कल तक आपको जो भी बाड़ाबंदी से हासिल करना था वो कर लिया था, एक दिन और भरोसा क्यों नहीं जता पाए? नहीं, ये पहले से तय था कि जब डिप्टी मेयर के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही पार्षद लोग जो हैं वो उनका पूरा होगा टर्म, मतलब वो अपने घर पे जा पाएंगे। पहले से तय था कि 10 तारीख को ये होगा, 11 तारीख को वो लोग जो है उप डिप्टी जो प्रमुख हैं उनके चुनाव के बाद ही वो अपने घर जा पाएंगे, पहले से ही तय था। हाँ, ये पहले से तय था। तो ये आपको क्या लगा कि मेयर की जंग का चाहे जो भी नतीजा हो उसके बाद पार्टी तोड़फोड़ कर देगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब ये तो पार्टी का सिस्टम उसने पहले तय कर दिया कि भाई 10 को आप चुनाव करा रहे हैं, 11 को डिप्टी मेयर के चुनाव हो रहे हैं, तो उसके बाद ही वो लोग अपने घरों पे जाएंगे। तो पहले से प्री डिसाइडेड था। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कल तक तोड़फोड़ नहीं हुई, आज तोड़फोड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी को अपने पार्षदों पे भरोसा है, लेकिन अच्छा, आगे भी बाड़ाबंदी हमें देखने को मिल सकती है। आपने जैसे शुरुआत में स्वीकार किया कि बाड़ाबंदी एक सच्चाई है, तो क्या हमें आगे भी बीजेपी में बाड़ाबंदी दिख सकती है कभी, किसी चुनाव में, किसी कोने, किसी मोड़ पर? स्वप्निल जी, कोई ये आज से ये पहली बार, स्वप्निल जी, ये पहली बार प्रारंभ नहीं हुई है, ये बरसों से चल रही है। बरसों से आप याद करें कि विधायक जो थे हरियाणा के, वो आयाराम गयाराम करते थे, फिर केशुभाई पटेल जी की गवर्नमेंट थी, वहां से कुछ विधायक टूर करके खजुराहो चले गए, उनको खजूरिया कहा गया। तो ये बरसों से चल रहा है। अब देखिए, ये तो सत्ता में जो लोग हैं वो बरसों से इन्होंने इस परंपरा को बना रखा है। इसमें तो ये आज की थोड़ी चालू की हुई है। ठीक है, पहले भी चुनाव में हुए हैं, 2014 के चुनाव में भी। अब सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, देखिए, बाड़ाबंदी आपका विशेष अधिकार है, उस शब्द को मानना नहीं मानना आपका अधिकार है, लेकिन बाहर से देखने में जो लगता है वो बाड़ाबंदी लगती है। लेकिन अंदर बाड़ाबंदी से जो तस्वीरें आती हैं उसमें गाना बजाना होता है, जुगलबंदियां होती हैं, मंत्री आपस में। अब ऑब्वियसली 24 घंटे तो हम किसी को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन ये कैसे डिसाइड हो जाता है कि चुनावों से जुड़ी हर एक प्रक्रिया खत्म होते ही सामने वाला सीख चुका है?
ये आप कैसे सुनिश्चित कर लेते हैं? देखिए स्वप्निल जी, बहुत अच्छा आपका सुंदर प्रश्न है। मैं आपको इस पे बताना चाहता हूँ कि सीखना अनंत काल है। आदमी अंत तक सीखता है, जब तक जिंदा रहता है सीखना चाहता है तो सीखता है। सही बात है। शुरू में जो इनिशियल स्टेज में जो सिखाने की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि बिल्कुल मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितने दिन वो वहाँ एक साथ रहते हैं, 24 घंटे बिल्कुल वो पढ़ाई नहीं कर सकते, 24 घंटे सिखाई नहीं कर सकते, 24 घंटे बहुत मस्ती नहीं कर सकते, तो कुछ समय उसके लिए निर्धारित होता है। निर्धारित समय के अलावा आदमी अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से नहीं, जैसे आज ये डिसाइड हो गया ना कि आपके सारे पार्षद सब कुछ सीख चुके हैं, मतलब एटलीस्ट जितना आपको सिखाना था उन्हें किसी लिटमस टेस्ट से क्यों नहीं गुजरना होगा? सब कुछ नहीं स्वप्निल जी, मैं बताना चाहता हूं, हमारे पार्षद नित्य प्रतिदिन जनता के साथ संवाद करके सीखेंगे। एक दिन में नहीं सीख सकता आदमी। जो भी एक्सपीरियंस उनको जनता देगी, जो भी जनता उनके साथ में इंटरेक्शन करेगी, संवाद करेगी, उसके ऊपर वो कार्य करेंगे और कार्य करके आगे सीखते रहेंगे। और जयपुर को एक तो फिर एक सवाल ये भी बनता है कि मान लीजिए अगले निगम चुनावों में इन्हीं में से किसी पार्षद को आप दोबारा खड़ा करते हैं, तो उनको क्या दोबारा क्लास से गुजरना पड़ेगा? जी, नीचे बिल्कुल क्लास से गुजरना पड़ेगा। वो जो नए पार्षद आए उनको अपने एक्सपीरियंस उनके साथ में शेयर करेंगे, उनको वो सिखाएंगे। इसमें कौन सी गलत तो ये क्लासेस चुनावों से इतर नहीं हो सकती? हम हर किसी को तैयार रखें? नहीं, ये हमारा कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, कांग्रेस की नीतियों के लिए, कांग्रेस की रीतियों के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के लिए। ठीक है, ये लगते हैं, निरंतर हमारी प्रक्रिया है। प्रशिक्षण शिविर हमारे लगते हैं, जिसमें सेवा दल के भी लगते हैं और जिसके अंदर सारी जितने भी सीनियर लोग हैं कांग्रेस के, वो उनके अंदर जाते हैं प्रशिक्षण शिविरों में। आदिकाल से कांग्रेस की एक परंपरा रही है। प्रशिक्षण शिविरों के अंदर से कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के इतिहास के अंदर कांग्रेस के साथ में जनता की भागीदारी, कांग्रेस जनता के साथ में किन मुद्दों पे खड़ी रहेगी, कांग्रेस किन तरह से काम करेगी, हमारा चलता है, निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है आशीष जी, मैं एक बात के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूं आशीष जी, और वो बात यह है कि जोधपुर में प्रस्तावक नहीं मिल पाया। बीजेपी ये कह सकती थी कि नहीं, प्रदेश सरकार ने रोका। वो सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के लिए दूसरी घटनाओं का उल्लेख कर रही है, वो इस घटना के लिए ये उल्लेख नहीं कर रही है कि हमारे प्रस्तावक को या तो उठा लिया गया या हमारे प्रस्तावक को रास्ते में रोककर कहीं बिठा दिया गया। जानकारी नहीं है। मैं इस बात के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। स्वप्निल जी, मुझे जानकारी नहीं है। स्वप्निल जी, मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कैसे कमेंट करूंगा, बताइए आपको। अच्छा, मैंने आपको बोला मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मैं आशीष जी एक बात मुझे बताइए, जोधपुर के जिस क्षेत्र में गजेंद्र सिंह शेखावत जी की इमेज काम करी और वहां पर न केवल आपके पार्षद ज्यादा हैं बल्कि वहां सब कुछ सुरक्षित सा नजर आता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जी सारी चीजें वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। उस क्षेत्र में भी डर का कोई कारण, क्योंकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है? देखिए, ये तो सब जगह किया है ना, मैं आपको स्वीकार ही कर रहा हूँ ना। ऐसा थोड़ी कि हमने कोई सेलेक्टिव किया है, हमने तो सब जगह पे किया है और कांग्रेस ने भी सब जगह पे किया है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी तीनों निगमों के पार्षदों को अपने बाड़ेबंदी की है और हमने भी किया है। कहीं नहीं किया है, आप गलत बोल रहे हैं आशीष जी। कांग्रेस ने कहीं नहीं किया है। आपने तो विधायकों को किया है, बताइए। मैं इस डिबेट को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बात करूंगा। आपने किया है, गजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान के अंदर सरकार नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, हम सिर्फ समझना चाह रहे थे बाड़ाबंदी और उसके पीछे की सियासत क्या, उसका मकसद क्या। उसके लिए आरोप प्रत्यारोप की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है। मनोहर पारीक जी, मैं चाहता हूं आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे दें इस टोटल डिबेट पर। मनोहर पारीक जी। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जो बाड़ाबंदी की व्यवस्था एक चलन बन गया है दोनों दलों के लिए, और दोनों दल बाड़ाबंदी को अपना वो एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रशिक्षण तो वहाँ होता नहीं है। यदि प्रशिक्षण होता तो जोधपुर में इनको प्रस्तावक मिल जाते, और न ही कोई दल और सरकार किसी भी स्थिति में किसी को रोकने में समर्थ नहीं होती। वो जहाँ तक कोटा का बताते हैं तो लेखराज के पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई थी उनके पुत्र के अपहरण की। इस मामले को लेकर पुलिस तलाश रही थी। तो सारी घटनाक्रम जो है वो सारा का सारा बाड़ाबंदी शक्ति प्रदर्शन पर आके टिकता है। बाड़ाबंदी इनकी शक्ति प्रदर्शन है और ये आज भी है, कल भी रहेगा, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन गया है। ठीक है, तो शुक्रिया आप सभी का, सत्येंद्र जी, आशीष जी और मनोहर पारीक जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय मेरे साथ साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, पार्टी लाइन क्लियर करने के लिए। देखिए, अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में सियासत में ये शब्द काफी पहले से रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।